Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel Literature Sword. आज की हमारी वीडियो नंबर 4 रहेगी, जो कि अरुंधति रॉय पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम हरप्रीत सिंह बराड़ है और बेसिकली मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट से हूं। आपकी कोई भी इंक्वायरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ID दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। चलिए बात करते हैं हम आज की हमारी वीडियो की। हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग वीडियोस को बनाना शुरू किया है। वीडियो नंबर ये 4 है। तो इससे पहले मैं 3 वीडियोस को कवर कर चुका हूँ, RK नारायण, मुल्कराज आनंद और निजी मैजिकल। देखिए, इससे पहले मैं जितने भी अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जितने भी राइटर्स हैं, जो लिटरेचर का पोर्शन है, वो सारी वीडियोज़ मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। अरुंधति रॉय की वीडियोस भी मैं बायोग्राफी में कवर कर चुका हूँ। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से पहले आपको एक और उनकी बायोग्राफीज़ को जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि देखिए मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं या बहुत ही कॉमन्स होते हैं, हम उनको अटैम्प्ट नहीं करते। हमें लगता है भी इसको तो क्या ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करवाना है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो पड़ी हुई है। तो आज की हमारी वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अरुंधति रॉय को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और आपको कंफर्म कर दूं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए तो ये वीडियो है ही है। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, DSSB, KVS, NVS, UGC, HPSC, TGT, PGT, पंजाब का मास्टर कैडर, वहाँ पर भी राइटर मेंशन है, तो आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, स्पेशली ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए है। तो चलिए पहले मैं बात करूँगा कि आरपीएससी ने पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं, ताकि हमें एक क्लियर कट मिल जाए कि आरपीएससी का लेवल क्या रहता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो कि 23 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसमें 96 नंबर क्वेश्चन अरुंधति पर ही था। देखिए क्वेश्चन कैसा है, व्हाट अमंग दीज इज ए नॉन फिक्शन वर्क बाय अरुंधति रॉय। यानी कि यहाँ पर 4 वर्क नाम लिखे हुए हैं। अब आपको ये पहचानना कि इनमें से नॉन फिक्शन कौन सा है अरुंधति रॉय का। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 को एलिमिनेट कर दूंगा, ऑप्शन नंबर 3 को, इन कस्टडी, क्योंकि इन कस्टडी अरुंधति रॉय का नॉवल है ही नहीं है, अनीता देसाई का है। आरपीएससी के 15 राइटर, मतलब ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपको 15 के 15 जो राइटर्स हैं, ऑथर हैं, उनके वर्क आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन एलिमिनेट करने में ये हमारी हेल्प करेंगे। अब सेकंड बात ये आती है भी, ठीक है, अब सभी के वर्क याद कर लिए, तो यहाँ तो 3 वर्क अरुंधति के दे रखे हैं, जैसे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, और नंबर 4 पे जो दे रखा है एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर। क्योंकि ये थोड़ा डीप क्वेश्चन, ज़्यादा डीप नहीं है। अगर आप अरुंधति रॉय के वर्क को देखोगे तो उसके 2 ही फिक्शन वर्क हैं, यानी कि 2 ही नॉवल हैं, पहला ऑप्शन और सेकेंड। इनका पहला नॉवल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दूसरा नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ये पूछ रहा है कि नॉन फिक्शन कौन सा नहीं है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट, ये तो दोनों क्या है, फिक्शन है, नॉवल है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। बट जो नंबर ऑप्शन नंबर जो 4 है, एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर, ये इनका नॉन फिक्शन वर्क था। तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपको अरुंधति रॉय के सारे वर्क याद होने चाहिए, ये पता होना चाहिए कि फिक्शन कौन सा है और नॉन फिक्शन कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन इसी में पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड क्वेश्चन ये था, एस्था एंड राहिल आर द कैरेक्टर्स इन विच फेमस नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के किस वर्क के ये मेन कैरेक्टर्स हैं। देखिए, अब ये चारों वर्क फिर अरुंधति रॉय के हैं। आज़ादी भी इनका वर्क है जो कि नॉन फिक्शन है, एंड ऑफ द इमेजिनेशन नॉन फिक्शन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस इनका फिक्शन है, जो कि सेकंड नॉवल है इनका, 2017 के अंदर आया था। आगे क्वेश्चन आएंगे, इसका जो राइट आंसर वो सेकंड है, यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब इसी से क्वेश्चन क्यों पूछा, क्या सभी के कैरेक्टर पूछेंगे? नहीं। देखिए, अरुंधति रॉय का सबसे जो बेस्ट नॉवल है, जिनके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था, वो यही तो है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो कम से कम आपको इसकी समरी पढ़नी है। बट डोंट वरी, इसी वीडियो के अंदर मैं इस द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के 50 क्वेश्चन को कवर करूंगा। द सेकंड जो नॉवल है, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, उसके मैं आपको मेन कैरेक्टर बता दूंगा। तो 2 ही तो नॉवल है, दोनों का काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। बायोग्राफी से रिलेटेड आप एक तो बायोग्राफी देख लीजिए, प्लस में यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो है लेवल आरपीएससी का। कुछ अदर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय अरुंधति रॉय। तो फिर वही बात आ गई कि अगर आपको इनके वर्क याद है तो पहचान लोगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन था, ये SSC CHSL 2021 के अंदर पूछा गया था। तो देखिए इनके जो वर्क हैं, कैपिटलिज्म इनकी नॉन फिक्शन वर्क है,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हमने बात ही की है, और एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी आरपीसी ने पूछ लिया भाई नॉन फिक्शन कौन सा है। प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंसेस, ये मुल्क राज आनंद का वर्क है, तो वर्क को याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी स्टेनो प्रीवियस पेपर में पूछा गया था 2016-20 के अंदर, ठीक है, ये भी सेम ही है, वर्क आपको पता है तो आप आंसर कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय अरुंधति रॉय, तो ये कौन सी बुक है जो अरुंधति रॉय की है, तो सुटेबल बॉय नहीं है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस हैप्पीनेस हमने बात की है, इनका सेकंड नॉवल है, दो ही तो नॉवल है इनके। तीसरा सी ऑफ पॉपीज, और चौथा है फास्टिंग फीस्टिंग, तो इसमें जो राइट आंसर वो आंसर नंबर सेकंड है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। बाकी जो 3 नॉवेल्स हैं मैं उनकी भी यहाँ पर बात कर दूंगा क्योंकि अपने काम के ही हैं। सूटेबल बॉय वो विक्रम सेठ का है, और जितने भी इंग्लिश लिटरेचर में लॉन्गेस्ट जो नॉवेल्स हैं सिंगल वॉल्यूम में लिखे हुए उनमें से इसको कंसिडर किया जाता है। ये सूटेबल बॉय, इनका एक सूटेबल गर्ल भी था, गोल्डन गेट, ये सभी विक्रम सेठ के वर्क हैं, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है विक्रम सेठ। सी ऑफ पॉपीज़, ये नॉवल जो है ये अमिताभ घोष का है, अब अमिताभ घोष हमारे आरपीसी के अंदर है तो सी ऑफ पॉपीज़ इनका नॉवल है। फास्टिंग फीस्टिंग नो डाउट ये आपको पता होगा कि ये अनीता देसाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि केरला के सेट एग्जाम के अंदर पूछा गया, व्हाट इज द टाइटल ऑफ सेकंड नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय द मैन बुकर प्राइज विनर, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज मिला हुआ है, वो भी इनके फर्स्ट नॉवल के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका सेकंड नॉवल कौन सा था, तो सेकंड नॉवल वही है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, 2017 के अंदर आया था, पहला आया था 1997 के अंदर, तो 20 साल बाद सेकंड नॉवल आ गया था। अब ये सारे के सारे वर्क अरुंधति रॉय के हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका फर्स्ट नॉवल था। द एंड ऑफ द इमेजिनेशन नॉन फिक्शन है। द ग्रेटर कॉमन गुड, ये भी इनका नॉन फिक्शन है, तो ये केरला के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री, किस कंट्री से इंस्पायर्ड है, तो नो डाउट ये इसके अंदर केरला के एक स्टेट की सेटिंग दिखाई गई है, तो ये इंडिया से इंस्पायर्ड है। ये एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2019 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिल्ली के डीएसएसबी जूनियर स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब ये तो हम बात कर रहे हैं तो अरुंधति रॉय है, यानी कुल मिला के गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और अब इनका जो सेकंड नॉवल है एटमोस्ट हैप्पीनेस वाला वो, और कुछ नॉन फिक्शन वर्क के नाम, क्योंकि वर्क से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एक और क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीपीओ एग्जाम के अंदर पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, तो आंसर इसका अरुंधति रॉय है। तो दोनों दो ही नॉवल है, दोनों का नाम याद है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, अरुंधति रॉय। ये आरपीएससी के 2019 वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस इज ए नॉवल रिटन बाय, सेम क्वेश्चन रिपीट कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नॉवल किसने लिखा, तो अरुंधति रॉय, क्योंकि ये वर्क हमारे आरपीएससी के अंदर सारे हैं राइटर के नाम, झुम्पा लाहिरी, सलमान रशीदी, विक्रम सेठ। ये तब ये सिलेबस क्या था, डिफाइन नहीं था कि कौन कौन से राइटर पढ़ने हैं, ठीक है। अब तो हमें पता है कि ये 3 तुम्हारे सलमान रशीदी, झुम्पा लाहिरी, विक्रम सेठ हमारे क्या है कि सिलेबस के अंदर ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2013 के अंदर पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बुकर प्राइज फॉर हर और हिज राइटिंग, कि मैन बुकर प्राइज किसको मिला है, तो इसका आंसर तो अरुंधति रॉय है। किस वर्क के लिए मिला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कब मिला, 1997 के अंदर मिला, ये 2013 के अंदर आया था। तो ये तो हमने बात की कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी भी किसी को बात क्लियर समझ में ना आई हो तो बात कन्फर्म है कि अरुंधति रॉय के जितने वर्क हैं आपको याद होने चाहिए, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के आपको करेक्टर और उसकी समरी याद होनी चाहिए, और दूसरा जो नॉवल इनका एटमोस्ट हैप्पीनेस वाला उसके करेक्टर आपको याद होने चाहिए। वो सारे काम मैं इसके अंदर इस वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। देखिए अरुंधति रॉय जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे निकाल दूंगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। कहीं आप सोचो कि अभी सर तो डिटेल के अंदर करवाना शुरू कर दिया, मैं चाहता हूँ कि वीडियो एक देख लो बट क्वेश्चन कोई छूटे ना। अरुंधति रॉय का पूरा नाम क्या है, सुजाना अरुंधति रॉय। 24 नवंबर 1961 को इनका जन्म हुआ था। ये इंडियन ऑथर हैं और इनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका एक बेस्ट नॉवल है जो कि 1997 के अंदर आया था। इसी के लिए इनको द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था 1997 के अंदर, 1997 के अंदर। ये नॉवल इन्होंने 1992 के अंदर, 1992 के अंदर लिखना शुरू किया था, 4 साल में कंप्लीट किया था, यानी कि 1996 के अंदर, और अगले साल इसको पब्लिश करवाया 97 के अंदर, और 97 में इसको प्राइज़ मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन अपने जो ज़्यादा काम का है अभी करंट को लेकर, अभी क्या है कि 2024 के अंदर अरुंधति रॉय को
शी वॉज अवॉर्डेड द 24th पेन प्रिंटर प्राइज इनको मिला है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इंग्लिश पेन इनकी साइट है, उसी पर इन्होंने फ़ोटो लगाई थी, तो मैंने वहीं से ये सोर्स ले लिया। ये कह रहे हैं कि वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट अरुंधति रॉय इज़ द विनर ऑफ द पेन प्रिंटर प्राइज 2024। शी विल रिसीव द अवार्ड इन ए सेरेमनी को होस्टेड बाय ब्रिटिश लाइब्रेरी, यानी कि एक सेरेमनी मनाई जाएगी, ब्रिटिश लाइब्रेरी उसको होस्ट करेगी। और ये कब रिसीव, इनको ये जो प्राइज़ है कब मिलेगा, ये मिलेगा 10 अक्टूबर को, यानी कि 10 अक्टूबर 2024 को मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इनके वर्क सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, और कोई वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें क्या है वो थोड़ा बहुत हम बात करते चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि बिल्कुल डिटेल के अंदर मैं 2-3 घंटे में इस वीडियो को नहीं बना सकता। ठीक है, देखिए, तो इनका पहला जो नॉवल है, पहले दोनों फिक्शन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फ्लेमिंगो ने पब्लिश करवाया 1997 के अंदर। सेकंड नॉवल है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, इसको हमिश और हैमिल्टन ने पब्लिश करवाया, पब्लिशर थे इसके, जो कि 2017 के अंदर आया। फिर बात करते हैं नॉन फिक्शन की, तो नॉन फिक्शन आप यहाँ पे सीक्वेंस देख, टोटल 20 वर्क यहाँ पे दे रखे हैं नॉन फिक्शन के। थोड़े बहुत नाम याद रहेंगे तो आपके काम आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला देखो द एंड ऑफ द इमेजिनेशन, जो कि 1998 के अंदर आया। द कॉस्ट ऑफ लिविंग 1999 के अंदर आया। द ग्रेटर कॉमन गुड 99 के अंदर आया। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है नंबर 4 वाला, क्योंकि ये वर्क 2002 के अंदर आया और 2006 के अंदर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और वो प्राइज लेने से उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो अभी थोड़ा एल्जेब्रा की बात करता हूँ इस वर्क की। देखिए यहाँ पर ये है क्या, ये वर्क क्या है, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, जो कि 2001 यहाँ पे लिखा हुआ, 2002 के अंदर ये पब्लिश हुआ था, इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज, इसके अंदर एसेज हैं, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, एसेज है इसके अंदर, इनकी लेख लिखे हुए हैं, तो नॉन फिक्शन हो गया ना। कौन कौन से लेख हैं वो भी यहाँ पर मैंने बात कर दी। द एंड ऑफ द इमेजिनेशन, ठीक है, इसका पहला ऐसे है। दूसरा द ग्रेटर कॉमन गुड, इसी के अंदर ही है। पावर ऑफ पॉलिटिक्स है। फिर है द लेडीज हैव फीलिंग्स, हो, इसके बाद में द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, वॉर इज पीस, डेमोक्रेसी, हुज शी व्हेन शी इज एट होम, वॉर टॉक, समर गेम विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो ये कुछ ऐसे इस वर्क के अंदर है। इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, इन्होंने लिया नहीं, इसलिए आपको विकीपीडिया पर कहीं भी आपको शो नहीं होगा कि इनको मिला है कि नहीं मिला। बाकी वर्क की बात करते हैं इसके बाद में। पावर पॉलिटिक्स, वॉर टॉक, द ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर, ये पूछा था ना क्वेश्चन भी कौन सा नॉन फिक्शन है, तो ये था नंबर 7 वाला, द ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर। पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, और नंबर 9 पे द चेक बुक एंड द क्रिस मिस्ली, कन्वर्सेशंस विद अरुंधति रॉय। तो ये सारे नॉन फिक्शन है, यानी कि कुछ एसेज हैं, कुछ कन्वर्सेशंस हैं, कुछ इनकी इंटरव्यूज़ हैं। तो ये भाई नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया था, या तो वो या तो बंदा एलिमिनेट मेथड से कर ले या फिर इनको याद कर लो। ठीक है, नंबर 10 पे द शेप ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशन विद अरुंधति रॉय, लिसनिंग टू ग्रास शॉपर, फील्ड नोट ऑन द डेमोक्रेसी, ब्रोकन रिपब्लिक, 3 ऐसे इसके अंदर, वॉकिंग विद द कमांडर्स कॉमरेड्स, कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु जो फांसी हुई थी, जिनका केस था, अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, कैपिटलिज्म ए गोस्ट स्टोरी, ये भी नॉन फिक्शन है, कहीं कर दो कि स्टोरी है, नहीं है। थिंग्स दैट कैन एंड कैन नॉट बी सेड, एसेज एंड कन्वर्सेशन, नंबर 18 द डॉक्टर एंड द सेंट, ठीक है, तो ये नॉन फिक्शन है इनके। ये देखो द शेप ऑफ द बीस्ट क्या है, कन्वर्सेशन विद अरुंधति रॉय इज ए कलेक्शन ऑफ 14 इंटरव्यूज, इसमें इंटरव्यूज है, क्या पता वो क्वेश्चन पूछ ले भी कौन सी इंटरव्यू वाली बुक है, तो जो यहाँ पर कर रहे हो ये तो याद करो ना कि 14, ये आपकी द शेप ऑफ द बीस्ट, कन्वर्सेशंस विद अरुंधति रॉय 2008 के अंदर। कश्मीर, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है, जो कि ये एक का नहीं, इसके अंदर काफ़ी और भी बाकी कोलैबोरेशन के अंदर लिखा गया वर्क है। देखिए बाकियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे तारिक अली, हिलाल भट्ट, अंगना पी चटर्जी, हवाब कुतुम, पंकज मिश्रा एंड अरुंधति रॉय। तो इसमें किसी एक का वर्क नहीं है, अरुंधति रॉय के कुछ एसेज इसके अंदर हैं। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, इसके बाद में लिसनिंग टू द ग्रास शॉपर, फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज, ये भी एसेज हैं। ठीक है, ये बुकर प्राइज इनको नहीं है, ये अरुंधति रॉय को मिला हुआ है, यानी कि लिखे किसके द्वारा गए हैं, अरुंधति रॉय के द्वारा, जिनको बुकर प्राइज मिला हुआ है। ये नंबर 19 नंबर पे है माई सडेशियस हार्ट कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन, आज़ादी, जो कि 2020 के अंदर आया था, आज़ादी, वहाँ पे था ना दे रखा था वर्क कौन सा है, तो आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। द डॉक्टर एंड द सेंट, द डॉक्टर एंड द सेंट इज ए बुक, एक बुक है, एक किताब है, रिटन बाय अरुंधति रॉय, इट वॉज पब्लिश 2017 के अंदर पब्लिश हुई थी। माई सडेशियस हार्ट, जो कि 19 नंबर पे था,
ये भी एसेस का कलेक्शन है। ये अब बात करते हैं इनको जो अवार्ड मिले हुए हैं। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट स्क्रीन प्ले 1988 के अंदर, बुकर प्राइज़ मिला था 1907 के अंदर, सिडनी पीस प्राइज़ 2004 के अंदर मिला, ऑरवेल अवार्ड 2004 के अंदर मिला, नॉर्मल मिलर प्राइज़ 2011 के अंदर मिला, और पेन प्रिंटर प्राइज़ अभी रिसेंटली मिला 2024 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि पेन प्रिंटर प्राइज़ किसको मिला, अरुंधति रॉय। चलिए अब शुरू करते हैं हम MCQs। सबसे पहले इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन हैं, थोड़ा फास्ट, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ अरुंधति रॉय, तो हमने देखा था सुजाना अरुंधति रॉय। व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ अरुंधति रॉय, तो ये क्या कुछ थी, ये राइटर थी, एसिस्ट हैं, तीन ये भी हैं, ठीक है, राइटर, एसिस्ट एंड एक्टिविस्ट। वैन अरुंधति रॉय वॉज बॉर्न, जन्म कब हुआ था, तो 24 नवंबर 1961 के अंदर। वेयर अरुंधति रॉय वॉज बॉर्न, जन्म कहाँ पे हुआ, तो शिलोंग के अंदर हुआ, आसाम के अंदर, तब ये आसाम के अंदर था, अभी क्या ये मेघालय के अंदर आता है। हु इज़ द सेकेंड स्पाउस ऑफ अरुंधति रॉय, यानी कि इनकी सेकंड जो इनके पति थे उनका नाम क्या था, जो कि फिल्म मेकर थे, वो थे प्रदीप कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण लिखा हुआ, कृष्ण, ठीक है, प्रदीप कृष्ण। हु वॉज द फर्स्ट स्पाउस, तो पहले पति का नाम क्या था, उनसे इनका डिवोर्स हो गया था, ज़्यादा मैरिज सक्सेसफुल नहीं थी, वो थे गिराड द चुनाव। नंबर 7 व्हाट इज़ द नेम ऑफ अरुंधति रॉयज मदर, इनकी मम्मी का नाम क्या था, तो मैरी रॉय। हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये हमें पता है कि अरुंधति रॉय। नंबर 9 व्हेन द नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉज पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुआ, तो 1997 के अंदर। फॉर्मर हेड ऑफ द इंडियन टेलीविजन मीडिया ग्रुप NDTV, पर्नो रॉय इज़ द कज़न ऑफ, तो ये अरुंधति रॉय के कज़न है, जो NDTV है उन पर ये एज ए मीडिया ग्रुप के अंदर काम करते हैं, ठीक है, इनके कज़न है, कज़न का नाम क्या है, पर्नोय रॉय। हु रोट द बनियान ट्री, ये टेलीविज़न सीरियल था, उसके लिए लिखा था उन्होंने, अरुंधति रॉय, तो ये वर्क याद रखना, द बनियान ट्री। व्हाट वॉज द फर्स्ट नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय, तो हमने देख लिया कि पहला नॉवल कौन सा था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। व्हाट वॉज द सेकेंड नॉवल, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। अरुंधति रॉय वॉज अवार्डेड प्राइज इन 1997, 1997 के अंदर इनको कौन सा प्राइज़ मिला, तो बुकर प्राइज़। देखिए मैं ओनली आंसर रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन देख के टिक मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। अभी 50 क्वेश्चन तो हमें उनके करने हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के करने हैं, ठीक है, तो काफ़ी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अरुंधति रॉय गॉट अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले। अरुंधति रॉय गॉट अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले इन 1989, तो 1989 के अंदर इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला था, उस अवार्ड का नाम क्या था, नेशनल फिल्म अवार्ड। फॉर विच स्क्रीन पे अरुंधति रॉय गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड, तो ये अवार्ड क्या कौन से वर्क के लिए मिला, तो ये इनकी मूवी नहीं थी, मूवी के अंदर उन्होंने स्क्रीन कुछ लिखा था स्क्रीन प्ले के लिए, तो स्क्रिप्ट वगैरह लिखी थी, ये मूवी का नाम था इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। इसके अंदर शाहरुख खान ने भी एक्टिंग वगैरह की हुई है ना, जब वो स्टार्टिंग के अंदर जब वो एक्टिंग वगैरह का काम कर रहे थे तब की बात है। इन डैश अरुंधति रॉय वॉज अवार्डेड स्पेशल रिकॉग्निशन एज वुमेन ऑफ पीस एंड द ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स अवार्ड इन सैन फ्रांसिस्को, तो 2003 के अंदर इनको अवार्ड मिला था, वहाँ पे 4 दिखा, क्योंकि देखो अवार्ड के लिए घोषणा हो जाती है, मिलता बाद में है। जैसे अभी ये हो गया कि इनको पेन प्रिंटर प्राइज़ दिया जाएगा, तो घोषणा तो पहले हो चुकी है, मिलेगा अभी 10 अक्टूबर को मिलेगा जाके, ठीक है, तो 2003 के अंदर कहाँ, सैन फ्रांसिस्को। अरुंधति रॉय वॉज अवार्डेड डैश इन 2024, तो 2004 के अंदर इनको कौन सा अवार्ड मिला, हर वर्क इन सोशल कंपेनियंस एंड हर एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंस, तो इनको सिडनी पीस प्राइज मिला 2004 के अंदर। व्हेन अरुंधति रॉय वॉज अवार्ड साहित्य, यहाँ पे साहित्य नहीं है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला, तो 2006 के अंदर। वर्क कौन सा था, वही वर्क था इनका, वही जिसके अंदर एसेस थे, ठीक है, हमने बात की थी ना, जो 2002 के अंदर पब्लिश हुआ था, आगे आएगा, डोंट वरी। इन नवंबर 2011 अरुंधति रॉय वॉज अवार्डेड द डैश फॉर डिस्टिंग्विश्ड राइटिंग, कौन सा 2011 के अंदर इनको कौन सा प्राइज मिला, तो नॉर्मन मिलर प्राइज इनको मिला। अरुंधति रॉय वॉज फीचर्ड इन डैश लिस्ट ऑफ टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन, ठीक है, तो 2014 के अंदर, 2014 के अंदर ये जो बढ़िया वर्क होते हैं 100, उनमें इनको भी कंसीडर किया गया था 2014 के अंदर BBC के द्वारा। हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉन फिक्शन बुक वॉल टॉक, ये क्वेश्चन बढ़िया है, अब नॉन फिक्शन पढ़ा है तो बता दोगे कि वॉल टॉक किसने लिखा है, अरुंधति रॉय।
हु रोट द नॉन फिक्शन बुक पावर पॉलिटिक्स, तो ये भी अरुंधति रॉय। आपको तो नाम याद करने हैं कि वॉर टॉक, पावर पॉलिटिक्स, ब्रोकन रिपब्लिक, ये भी नॉन फिक्शन है, ब्रोकन पब्लिक रिपब्लिक, अरुंधति रॉय। और 25 हु रोट कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, तो अरुंधति रॉय। ये 25 क्वेश्चन इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड। अब मैं बात करूंगा हमारा जो वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके 51 क्वेश्चन, ठीक है, चलते उस पर चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम अभी बात करेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। थोड़ी सी समरी मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या है। इसमें 2 भाई बहन हैं, भाई का नाम एस्था और बहन का नाम राहिल। इनकी मम्मी का नाम है अम्मू, ठीक है, अम्मू, और इनके पापा का नाम है बाबा, यानी कि अम्मू और बाबा के बेटा और बेटी एस्था और राहिल। अब इनके दादी और दादा का नाम ममाची, ममाची के हस्बैंड इनके दादाजी पपाची। इसको ऐसे याद रखिए कि पपाची और ममाची, इनकी बेटी अम्मू, अम्मू का पति बाबा, और अम्मू और बाबा के 2 बेटे कौन, एस्था और राहिल। और अम्मू का भाई यानी कि आस्था और राहिल का मामा का नाम क्या था, चक्कू। अब मामी चक्को का मामा है, तो मामा की वाइफ का नाम मार्गरेट। तो ये एस्था और राहिल के मामा और मामी हो गए, चक्को और मार्गरेट। चक्को और मार्गरेट की बेटी यानी कि इनकी मामा की लड़की सोफ़ी, ठीक है। ये इनकी जो मामी है मार्गरेट, इसने बाद में शादी कर ली जो से, जो कि इसका डेथ हो जाएगी। तो ये इतने करेक्टर याद हो गए। अभी इनकी क्या, एक अचार की फैक्ट्री है, क्वेश्चन आगे आएंगे नाम वगैरह क्या है। अचार की फैक्ट्री में एक जो मजदूर काम करता है उस बंदे, उसका नाम है बलूथा, जो कि अनटचेबल है। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आर के। उधर से मुल्क राज आनंद हो गया बाखा वाला, और इधर से ये हो गया बलूथा जो कि अनटचेबल है। और एक इनकी आंटी यानी कि अम्मू की बहन कह लो, बेबी कोचम्मा, इनके साथ रहती है। तो इतने इनके करेक्टर आपको याद दिमाग में रखने हैं। थोड़ा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले पपाची और ममाची यानी कि दादा और दादी, फिर इनकी बेटी और बेटा अम्मू और चक्कू, अम्मू का पति बाबा, तो अम्मू और बाबा ये दोनों के बेटा और बेटी आस्था और राहिल। उधर जो बेटा है चक्कू, तो उसकी पत्नी मार्गरेट, चक्को और मार्गरेट की बेटी सोफ़ी। मार्गरेट बाद में शादी करती है जो के साथ, जो की डेथ हो जाती है, मार्गरेट वापस इनके पास आती है। बाकी डिटेल के अंदर कहानी आप वीडियोस यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। मैं चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस पर अब। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज ए डैश नॉवल रिटन बाय इंडियन राइटर अरुंधति रॉय। ये किस प्रकार का नॉवल है? क्या ये हिस्टोरिकल है, क्या ये गॉथिक है, क्या ये फैमिली ड्रामा है, यहाँ पर एपिस्ट्रोलरी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये फैमिली ड्रामा है, क्योंकि पूरे परिवार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉन द बुकर प्राइज इन, बुकर प्राइज कब मिला? तो हमने पहले देख लिया, उधर भी देख लिया, 1997 के अंदर। अरुंधति रॉय बिगन राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस नॉवल को लिखना कब शुरू किया था? तो 1992 के अंदर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जरिए इसकी पूरी समरी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। एक बार कहीं से फुल समरी देख लीजिए और यहाँ से रिपीट हो जाएगा, जो बारीक चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द नॉवल? सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? तो केरला का एक स्थान है जिसका नाम है आयमनम, ठीक है, आयमनम, केरला। Who is the serious, intelligent and somewhat nervous child who wears being and pointy shoes and has a elf puff? तो ये है एस्था। अब ये सेम लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि सीरियस है और इंटेलिजेंट है और समवट नर्वस भी है। वो बच्चा कौन सा है? एस्था, यानी कि राहिल का भाई। चक्को इनका मामा बलूथा जो कि इनकी फैक्ट्री में काम करता है। राहिल इज एस्थास यंगर सिस्टर बाय मिनट। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि राहिल इज एस्थास यंगर सिस्टर, राहिल एस्था की बहन है और कितने मिनट बड़ी है? 18 मिनट बड़ी है, 18 मिनट। हु ऑफन वियर्स रेड टिंड प्लास्टिक सनग्लासेस विद येलो रिम्स। तो येलो रिम्स के साथ सनग्लासेस प्लास्टिक का वो कौन पहनता है? वो राहिल पहनती है। राहिल कौन है? एस्था की बहन, एस्था की बहन। हु इज द पार्शियल नेटर ऑफ द स्टोरी? पार्शियल कौन कौन है? बीच बीच में स्टोरी कौन सुनाता है? तो राहिल सुनाता है। वैसे तो अरुंधति रॉय सुना रही है, बट पार्शियली कौन है? तो आपका रहेगा राहिल। बलूथा वर्क्स एज ए, बलूथा कैसे काम करता है? एज ए कारपेंटर उनकी फैक्ट्री के अंदर। हु इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द लोकल कम्युनिस्ट मूवमेंट? तो लोकल जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो, उसका मेंबर कौन है? एक्टिव मेंबर, तो है बलूथा, जो कि एक अनटचेबल भी है। अम्मू का इसके साथ कुछ रिलेशन भी बनेगा, लास्ट के अंदर बनता है, ठीक है, बाद में इसको पुलिस वाले मार भी देते हैं। हु इज एस्थाज एंड राहिल्स मैटरनल अंकल? मामा का नाम पूछा, तो मामा कौन है? चाकू। चक्को मीट्स मार्गरेट इन हिज फाइनल ईयर्स एट, तो चक्को पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया था ऑक्सफोर्ड, वहीं पर इसकी मीटिंग हुई थी किसके साथ? मार्गरेट के साथ। बाद में शादी हो गई, शादी में बच्चा हो गया, बच्चे का नाम था सॉफी। बेबी कुचम्मा maintains an attitude of superiority because of her education as a gardener designer in,
तो बेबी कोचम्मा का बड़ा ही बैड सा कैरेक्टर इसके अंदर दिखाया गया है, क्योंकि बलूथा को मरवाने में भी उसका ही आता है। वो पुलिस को कहती है कि इसने एमओ का रेप किया है और सोफी को इसने मारा है, तो गलत इन्फॉर्मेशन देती है जिसके कारण पुलिस वाले उसको पीटते हैं। उनका मकसद मारना नहीं था, बट वो उसके पसलियाँ वगैरह टूट जाती है, अंदर से खून वगैरह भर जाता है, तो काफ़ी बुरी हालत में बलूथा मरता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो उसने स्टडी कहाँ पे की थी, और स्टडी किसकी थी? गार्डनर डिज़ाइनर की, और वो की थी द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए से। बेबी कोचम्मा हैड एन अनरिक्वेटेड लव फॉर एन प्रीस्ट। बेबी कोचम्मा खुद प्यार करती है, लव अफेयर चलता है किसके साथ? एक प्रीस्ट के साथ। अब ये तो पता है प्रीस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीस्ट, बट प्रीस्ट कौन सा प्रीस्ट? तो आयरिश कैथोलिक पुजारी के साथ। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉट टेक्स प्लेस इन, ये कहानी दो प्लॉट में चलती है। कभी कभी तो ये पीछे बैकग्राउंड में जाती है 1969 के अंदर, और कभी ये चलती है 1993 के अंदर। दो प्लॉट हैं इसके। ज़्यादातर प्लॉट इसका 1969 के अंदर दिखाया गया है भी, ये बचपन में दोनों बच्चे कैसे थे, और बाद में लास्ट में दिखाया गया जब ये 1993 के अंदर मिलते हैं। आफ्टर सेपरेशन ऑफ डैश ईयर्स, तो 23 ईयर्स का सेपरेशन होता है। ये भाई कहीं चला जाता है, बहन कहीं पे चली जाती है, उसके बाद में ये मिलते हैं। फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स शी इज reunited with her twin brothers एस्ता at their family home in आयमनम, इंडिया। तो बाद में ये कितने साल बाद मिले थे? तो सेपरेशन कितने टाइम का था? 23 का। Whose illicit affair with Velutha, an untouchable, leads the tragedy for the whole family। किसका अफेयर था वेलुथा के साथ? मैंने पीछे बता दिया कि अमू का, क्योंकि अमू का पति बाबू जो कि काफ़ी शराबी था, तो उसको वो छोड़ देती है। हालांकि दो बच्चे थे, एस्था और राहिल। तो काफ़ी ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी रहा था। नॉवल की पूरी समरी सुनोगे तो कुछ ऐसी बातें लिखी गई जैसे लास्ट में अंदर ये दोनों भाई बहन फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो उसको लेकर ये काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, काफ़ी कुछ डिटेल के अंदर कोई बंदा पढ़ेगा तो काफ़ी थोड़े वल्गर सीन भी इसके अंदर आए हैं। हु इज़ द डॉटर ऑफ चक्को एंड मार्गरेट कोचम्मा? पूछ रहा है कि भाई चक्को और मार्गरेट, मामा और मामी की बेटी का नाम क्या था? तो सोफी मॉल, जो कि डूब के मर जाती है। वो राहिल और आस्था क्या है कि उसको नदी पार करवा के इनके दूसरा पुराना घर है वहाँ पर जा रहे थे, तो उसको तैरना आता नहीं है, वो नदी के नाव के अंदर पानी भर जाता है, तो डूब के मर जाती है। हु इज़ द वाइफ ऑफ रिवेंड इप एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ एस्था? ये पूछ रहा है कि एस्था और राहिल की दादी का नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम पूछा हुआ है, शॉर्ट में अमाची तो है, अमाची पूरा नाम पूछा है, तो एलोइटी अमाची। हु इज़ द एब्सेंट फादर ऑफ एस्था एंड राहिल? तो भाई हु इज़ द एब्सेंट फादर ऑफ एस्था एंड राहिल? तो इसका आंसर है बाबा। इनके पापा का नाम क्या था? तो बाबा। एस्था इज सेंट टू लिव विद हिज फादर बाबा एट एज। एस्था को उसके पापा के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है। जब ये सेपरेशन इनका हुआ था ना, तो वो किस एज के अंदर? उसकी एज थी 7 साल का था जब उसको पापा के पास भेज दिया। तो ये 23 साल बाद भाई बहन दोनों आपस में मिले थे। बाबाज फादर इज अ वेल्थी एंड इम्पोर्टेंट मैन इन। तो बाबा का जो पिता थे, यानी कि अम्मू का पति बाबा, एस्था और राहिल के पिता बाबा, तो बाबा के जो पापा थे वो एक वेल्थी एंड इम्पोर्टेंट मैन थे। कहाँ पर? तो कलकत्ता के अंदर। डैश इज अ पॉपुलर इंडियन कॉमेडियन हु इज एट द एयरपोर्ट टर्मिनल ऑन द डे सोफी मॉल अराइव्स। एक एयरपोर्ट का नाम है इंडियन कॉमेडियन, इज ए पॉपुलर इंडियन कॉमेडियन, उसका नाम है वो आपका अदूर बसी। इसका राइट आंसर आएगा अदूर बसी। अदूर बसी इज ए पॉपुलर इंडियन कॉमेडियन हु इज एट द एयरपोर्ट टर्मिनल ऑन द डे सोफी मॉल अराइव। वहाँ पर वो आया हुआ था। ठीक है, कौन? अदूर बसी, जो कि पॉपुलर इंडियन कॉमेडियन है। इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, अदूर बसी। चेला इज बलूथाज मदर हु डाइज ऑफ। तो बलूथा की मम्मी का नाम चेला, जो किससे मर जाती है? तो ट्यूबरक्लोसिस से, यानी कि टीबी के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो बाखा वाला कुछ कहानी याद आ रही होगी, है ना? तो भी एक अनटचेबल ही था। डैश इज बाबाज वुमेनाइजिंग बॉस हु थ्रेटन्स टू फायर हिम फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस एंड एल्कोहलिज्म। यानी कि बाबा बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, जिसके कारण अम्मू भी उसको छोड़ देती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस बॉस का नाम बताइए जो उसको कहता है कि मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा, और उसका बॉस ही उससे कहता है कि आप अम्मू को, बाबा को कहता है कि अम्मू को एक रात मेरे पास भेज दो, बट वो अम्मू वहाँ से उसको बाबा को छोड़ के आ जाती है। कारण यही था बाबा को छोड़ने का। बाबा उससे कहता है कि भाई आपको मेरे बॉस के पास रहना है, तो वो उसको छोड़ के आ जाती है। उस बॉस का नाम क्या है? मिस्टर हॉलिक। डैश इज मार्गरेट कोचामन्स सेकंड हस्बैंड। तो मार्गरेट का दूसरा पति कौन सा था? जो। पहला कौन है? चक्को मामा, तो मामी मार्गरेट का दूसरा पति जो। जो हु इज नोन एज द लिटिल ब्लेस्ड वन बिकॉज एन इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर द पैट्रियार्क ऑन एंटीओक
ब्लेस्ड हिम एज ए चाइल्ड। तो इसका आंसर आपका रेवर्ड इब, क्योंकि दादा की बात की जा रही है। थोड़ा देख लीजिए कि द लिटिल ब्लेस्ड वन कौन था। रेवर्ड इप, IPE क्या लिखा है, ये थोड़े केरला साइड के नाम ही ऐसे हैं, ठीक है। बाकी नाम कुछ अजीब से यूज़ किए हैं, राहेल एस था। डैश इज द जर्मन कारपेंटर हु कम्स टू कोटियम ऑन ए 3 years क्रिश्चियन मिशन ट्रिप टू टीच कारपेंट्री। कौन सा जो कारपेंट्री सीखने के लिए आया था? तो मिस्टर जॉन क्ली। ममाची इज नियरली ब्लाइंड एंड लिव्स ए स्ट्रिक्ट एंड रिवर्स्ड लाइफ प्लेइंग हर डैश एंड वो मतलब ये पूछ रहा है कि वो जो दादी है ममाची, वो कौन से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी, उनके पास था, जिसको पपाची तोड़ देता है। पपाची भी ममाची को पीटता है, इस कहानी के अंदर ये दिखाया गया है। तो उनके पास था भाई वायलिन था, ठीक है, जिसको पपाची तोड़ देता है। यानी कि दादा का भी थोड़ा रोल लेडीज़ के प्रति खतरनाक दिखाया गया है। इस नॉवल में पता क्या है, इसमें ये दिखाया गया है कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। दादा दादी वो भी अपनी लाइफ में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मम्मी पापा देखो, अम्मू और है ना बाबा, वो उनका अलग सीन चल रहा है। तो बच्चों पर कोई केयर नहीं की जा रही, जिसके कारण बच्चों को ये लगता है, भाई और बहन को, कि हम ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। और इस चीज़ को दिखाया गया इस नॉवल के अंदर। लास्ट में वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। इसी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी होगी भी, इंडियन के अंदर ऐसा कुछ दिखाना भाई बहन के रिश्ते में, ठीक है। बट मेन रीज़न क्या था? सोसाइटी थी। जब बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो बहुत ही कुछ ऐसे ही ना, तो लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी घटनाओं पर जब हम ध्यान नहीं देते तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। क्वेश्चन देखिए, डैश इज द मैन राहेल मैरी बट हु नेवर रियली नोज हर। राहेल का पति की बात पूछ रहा है कि राहेल का पति कौन है। राहेल की मैरिज होती है बहन की, तो उस पति का नाम क्या था भाई, जिसको वो डिवोर्स देती है, तो उसका नाम था लैरी क्या लिखा है, मैकलिन्स। मिस मिल्टन इज ए डैश बॉर्न अगेन मिशनरी फ्रॉम डैश हु बिकम्स बेबी कुचम्मा's फ्रेंड। उसका नाम पूछा कि वो कहाँ से था जिसके साथ वो प्रेम में पड़ती है बेबी कुचम्मा। तो वो था भाई ऑस्ट्रेलिया से। डैश इज द ओनली मैन बेबी कुचम्मा एवर फेल इन लव विद बट दैट लव इज नॉट रेसिप्रोकेटेड। तो किसके प्यार में पड़ती है बेबी कुचम्मा, उस बंदे का नाम पूछ रहा है। तो वो थे फादर मुलिगन, जो कि आयरिश कैथोलिक चर्च के पादरी थे। फादर मुलिगन इज ए फ्रेंड ऑफ रेवरेंड ईपी। ये इनके क्या थे, जो इनका पपाची है ना, ममाची पपाची, उनके क्या थे, फ्रेंड थे। एंड रेगुलर विजिटर एट द हाउस बट लेटर इन द लाइफ ही कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ। ये इनके घर में रेगुलर आते रहते थे, बाद में ये पादरी बन गए। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने को कन्वर्ट कर लिया टू द लाइफ ऑफ ए लॉर्ड विष्णु डिवोटी, यानी कि विष्णु के भक्त ये बन गए। हु रीड्स ममाची द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। तो ममाची के लिए डेली न्यूज़पेपर कौन पढ़ता था? तो वो थी आपकी पुंचानन। ये कौन थी पुंचानन? क्या थी? बेबी कुचम्मन की होममेड, आप कह सकते हो, उनकी नौकरानी थी पुनाचन। हु इज़ द ऑनर ऑफ द अबेंडेंड हिस्ट्री हाउस। ये अबेंडेंड हिस्ट्री हाउस वही है जहाँ पर दोनों राहेल और एस्ता रिवर को क्रॉस करके जाते हैं और रास्ते में सोफी की डेथ हो जाती है। अक्रॉस द रिवर फ्रॉम द ईप स्टेट। तो इसके ऑनर कौन है? तो इसके हैं कारी साइपू। डॉक्टर वर्गेस इज द मेन डैश इन द सिटी ऑफ कोटमन नियर आयमनम। तो वो क्या है? डॉक्टर वर्गेस क्या है यहाँ पे? पेडियार्किन। तो ये क्वेश्चन आपको सेम डिटेल याद कर रखने पड़ेंगे। मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, ठीक है। समरी बताऊंगा तो फिर तो समरी हो गई, MCQs हो गए, तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। एक बार समरी देखी तो ये MCQs निकालने के लिए स्पेशल MCQs पर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आर रिलीव्ड इन ए फ्रेगमेंट्री मैनर मोस्टली जंपिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन सीन्स इन। ये क्वेश्चन बढ़िया है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का जो थीम जो दिखाया गया, सेटिंग दिखाई गई है, वो 2 ईयर की बात कर रहा है। कभी बैकग्राउंड में जाता है, कभी आगे फ्लैश आगे फोर्थ में चला जाता है प्रेजेंट के अंदर। वो 2 ईयर कौन कौन से हैं? तो वो आपके हैं 1969 और 1993। इसको आप पक्का याद कर लीजिए कि ये स्टोरी 2 ईयर्स के अंदर चलती है। कभी तो एक्सीडेंट दिखाए जाते हैं जो कि 1969 के अंदर चले, और कुछ जो लास्ट में आएंगे जब वो दोनों मिलते हैं भाई और बहन, वो 1993 के अंदर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पिकल फैक्ट्री। ये क्वेश्चन आ गया। इनकी पिकल फैक्ट्री थी किनकी? ये ममाची पपाची की। तो उस फैक्ट्री का नाम पूछा गया, तो फैक्ट्री का नाम था पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स। अच्छा, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी है। कुछ कुछ कहानी आप इस अरुंधति की लाइफ से रिलेट करके बताई जा सकती है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवी द फैमिली वॉचेस। जब ये जो मामा जी हैं चक्को, वो अपनी मामी को लेने जाते हैं ना, अपनी मम्मी मतलब बच्चों की मामी मार्केट को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं, तब वो वहाँ पर एक सिनेमा के अंदर मूवी देखते हैं। तो उस मूवी का नाम पूछा हुआ है, तो उस मूवी का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। राहेल मैरीज एन अमेरिकन एंड लिव्स इन। तो राहेल की शादी होती है
किससे शादी हुई थी वो बंदे का नाम पहले पीछे आ चुका है। तो शादी करके रहती कहाँ पे, तो बोस्टन के अंदर, बोस्टन अमेरिका के अंदर। दो चक्को सपोर्ट्स डैश इन प्रैक्टिस ही एक्ट्स एज ए टिपिकल लैंडलॉर्ड विद ट्रेडिशनल कास्ट प्रेजुडिस। ये कह रहा है कि चक्को हालांकि सपोर्ट करता है, किसी को सपोर्ट करता है भाई, तो सपोर्ट करता है मार्क्सिज्म को, बट फिर भी वो दिखाने के लिए कि भाई मैं थोड़ा दान देता रहूँ, तो मतलब कि उसका वैसे तो मार्क्सिज्म को फॉलो करता है, बट फिर भी वो कुछ एक्ट ऐसे करता है टिपिकली लैंडलॉर्ड्स एज ए ट्रेडिशनल कास्ट प्रेजुडिस दिखाने के लिए। क्योंकि मार्क्सिज्म का क्या थ्योरी वो आप थोड़ा देख लीजिए। अम्मू डाइज ऑफ, अम्मू की डेथ होती है, किसके कारण होती है अम्मू की डेथ हुई, इनकी मम्मी की डेथ, तो लंग्स डिजीज, लंग डिजीज। मार्गेट वॉज वर्किंग एज डैश इन द लंडन वैन चक्को कम टू हर कैफ़े वन डे। तो चक्को जो कि बाहर पढ़ाई करने के लिए गया था मामा, तो बच्चों का मामा मामी से कहाँ मिलता है, तो मिलता भी, सॉरी ये कह रहे कि वो मिलता है तो है एक कैफ़े के अंदर, बट वहाँ पर उनकी मामी क्या काम करती थी, तो मामी वहाँ पर भाई वेटर थी, वेटर्स, वेटर का जेंडर चेंज किया भी यहाँ पर देख लीजिए, वेटर का, वेटर तो होता है मेल के लिए और वेटर्स फीमेल के लिए। मार्गरेट कोचम्मा वॉज वर्किंग एज डैश व्हेन जो डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो मार्गरेट कोचम्मा वॉज वर्किंग एज ए, तब वो मार्गरेट कैसे काम कर रही थी जब जो की डेथ हो जाती है, इनकी मामी का दूसरा पति, उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ होती है। क्वेश्चन ये है कि तब मार्गरेट कोचम्मा क्या काम कर रही थी, तब वो एक टीचर का काम कर रही थी। ठीक है, आगे देखिए, तो 45 पे हम आ चुके हैं। राहिल वॉचेस द स्टोरी ऑफ डैश एंड द एक्टर प्लेइंग द रोल इज हाई। तो किसकी कहानी वो देखता है राहिल, तो करना की, किसकी भाई, करना, स्टोरी ऑफ करना, कर्ण लिखा वो कर्ण। अम्मू ड्रीम्स अबाउट ए ब्यूटीफुल डैश हु कैन ओनली डू वन स्मॉल थिंग्स एट ए टाइम। तो अम्मू सपने में एक सपना देखती है, तो सपने में क्या देखती है कि ब्यूटीफुल वन आर्म्ड मैन, काफ़ी मसल्स वाला। असल में ये सपने में देख रही है बलूथा को, जब बाबा को छोड़ देती है, वो शराबी कबाबी है, तो इसका अफेयर चलता है बलूथा के साथ। तो बलूथा काफ़ी मस्कुलर था ना, बॉडी बिल्डर था काफ़ी, और वो एक कारपेंटर भी था, बच्चों से काफ़ी उसका मेल जोल था, उसको लगता है कि ये बंदा बढ़िया है, तो उससे वो फिजिकल रिलेशन भी बनाती है, जिसका पता चलता है। तो फिर वो बेबी को चम्मा उसकी शिकायत करती पुलिस वालों को, ये कहते हुए उन्होंने रेप किया, रेप का केस हो जाती है, पुलिस वाले इसको बलूथा को पकड़ के पीटते हैं। बाद में पता चलता है कि तो बात है ही नहीं, अम्मू खुद कहती हुई उसने ऐसा कुछ किया नहीं। फिर बेबी को चम्मा को लगता है कि तो मेरे पे बात आ जाएगी, पुलिस को लगता है कि हमारे पे बात आ जाएगी, बेफालतू बलूथा को पीट दिया। फिर बेबी को चम्मा ये कहती है, बच्चों को कहती है, अगर आप अपनी मम्मी को बचाना चाहते हो तो आप ये कह दो कि सोफ़ी को बलूथा ने ही मारा है। तो फिर सेकंड टाइम उसकी पिटाई होती है बलूथा की इस केस के अंदर, तो वो उस टाइम उसकी डेथ हो जाती है बलूथा की, सोफ़ी इनकी जो मामा की लड़की थी चक्को और मार्गरेट की। अम्मू नोज डैट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज। अम्मू नोज, अम्मू जानती है, डैट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज, ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है, तो आपकी बलूथा, बलूथा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है बलूथा, क्योंकि भगवान की बनाई हुई छोटी चीज़। राहिल हियर्स द ड्रम्स अनाउंसिंग ए डैश परफॉर्मेंस द लीड्स टुवर्ड्स द हिस्ट्री हाउस। तो राहिल को कोई ड्रम बजने की आवाज़ आती है, तो वो कहाँ अनाउंसिंग है, वो क्या अनाउंस कर रहे थे, तो कथकली, कथकली का अनाउंसमेंट हो रहा था, तो ड्रम वगैरह बज रहे थे, राहिल को ये साउंड सुनता है। ऐसा इज डिस्ट्रैक्ट बाय ए फेमस कॉमेडियन ड्रॉपिंग हिज लेगेज एंड बेबी कुचम्मा ट्राइज टू इम्प्रेस सोफी मॉल बाय रेफरेंसिंग। तो जो ऐसा है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बाय फेमस कॉमेडियन ड्रॉपिंग हिज लगेज, जो कि अपना लगेज लेके आ रहा था वो फेंक देता है, ड्रॉपिंग करता है। एंड बेबी कुचम्मा ट्राइज टू इम्प्रेस सोफ़ी, और बेबी कुचम्मा सोफ़ी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है बाय रेफरेंस। क्या रेफरेंस देते हुए, तो रेफरेंस देती है शेक्सपियर का, क्योंकि बेबी कुचम्मा को लगता है कि लड़की बाहर से आई है, तो मैं इसको कुछ शेक्सपियर की कहानियाँ बताऊँगी, इंग्लिश में बात करूँगी, तो थोड़ी सी मतलब कि सोफ़ी इम्प्रेस हो जाएगी मेरी तरफ, बेबी कुचम्मा कहती है। बैक इन 1969 द फैमिली रिचेज द सिनेमा हॉल विच इज़ कॉल्ड। जब वो सिनेमा हॉल की बात कर रहे थे ना अभी, जहाँ पर मूवी देखी थी, तो उस सिनेमा का नाम क्या था, तो टॉकीज़ चलती थी, बट कौन सी टॉकीज़, तो अभिलाष टॉकीज़। 51 क्वेश्चन, आफ्टर द मूवी दे टेक ए टैक्सी टू द होटल। मूवी देखने के बाद में एक टैक्सी लेते हैं और होटल में जाते हैं, तो होटल का नाम पूछा हुआ है, तो होटल का नाम था सी क्वीन। तो अब मैं बात करूँगा द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस बाय अरुंधति रॉय। इसके ओनली मेन करेक्टर बताऊंगा, ताकि इसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि राहिल और ऐसा कौन से वर्क हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ करेक्टर्स के बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जो इनका सेकंड नॉवल था। अंजुम, अंजुम मेजर करेक्टर है, हु इज़ मुस्लिम एंड हिजरा, बॉर्न एज ए अफ्ताफ। जब जन्म हुआ तो नाम था अफ्ताफ, जो कि हिजड़ा है, जो कि मुस्लिम है, नाम है अंजुम, जो कि मेन करेक्टर है। अब मेन करेक्टर तो याद रख लो कम से कम,
अंजुम। फिर मुलाकत अली, हस्बैंड ऑफ जनारा बेगम एंड द फादर ऑफ अक्सब, जो कि आफ्ताब के पिता हैं। यानी कि अंजुम जो कि पहले नाम था आफ्ताब, उसके माता पिता का नाम क्या हुआ, मुलाकत अली और जनारा बेगम। फिर है जैनब एक गर्ल हुम अंजुम पिक्स अप ऑन द स्टीप्स ऑफ ए जामा मस्जिद। तो अंजुम एक लड़की को लेके आता है जो कि वहाँ पे छोटी होती है, कि कोई छोड़ के चला जाता है, उस लड़की का नाम है जैनब। सदन हसैन जिसका रियल नाम क्या था, दयाचंद था, बाद में नाम चेंज कर लिया, दयाचंद से क्या बन गया, सदन हुसैन। तो ये गेस्ट ऑफ जन्नत, गेस्ट हाउस का एक गेस्ट है। डॉक्टर आज़ाद भारतीया, वन ऑफ द प्रोटेस्टर नियर द जंतर मंतर के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें से एक प्रोटेस्टर जिसका नाम क्या है, डॉक्टर आज़ाद भारतीया। एस टिलोटमा, इसको शॉर्ट में टिलो कहा गया, टिलो, स्टूडेंट एट द आर्किटेक्चर स्कूल। ये लड़की है एक, जिसे 3 लोग प्यार करते हैं। पहला नागराज, नाम है नागराज हरिहरम, जर्नलिस्ट हु वर्क इन कश्मीर, मैरी टू टिल्लो। बाद में शादी टिल्लो की किसके साथ होती है, किसके साथ, नागराज के साथ। उसके बाद में विप्लव दास गुप्ता, वर्क फॉर द इंटेलिजेंस ब्यूरोक्रेसी, में काम करता है, जो कि सीक्रेटली प्यार करता है, किसको पसंद करता है, टिल्लो को। उसके बाद में मूसा यूएसवी, जो कि कमांडर है, जिसका नाम है जो कि कमांडर गुलरेज है, कश्मीरी मैन है, हु इज़ क्लासमेट विद टिल्लो इन आर्किटेक्चर स्कूल एंड हर बॉयफ्रेंड। तो टिल्लो का बॉयफ्रेंड कौन था, मूसा। बाद में शादी किससे होती है, नागराज के साथ। तीसरा लवर कौन है, जो प्यार करता है, वो है विप्लव दास गुप्ता। बेगम आरिफा जसवी, जो वाइफ किसकी, मूसा की, तो बेगम आरिफा जो कि मूसा की वाइफ है। मेजर अमरीक सिंह, ए मिलिट्री ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन कश्मीर। तो कश्मीर की कहानी इसके अंदर बताई गई है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर हैं आपके, इनको भी हम नाम याद रखने पड़ेंगे, और तो फिर क्या है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, MCQs कर लिए, बायोग्राफी से कर लिए, जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो भी कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपने वीडियो को वॉच किया, इतना ही काफ़ी है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।